बिहार में अभी देख रहे हैं कि सर्वे का काम चल रहा है और जो भी भू स्वामित्व है इसको लेकर के बातें चल रही है कि ये कागज़ को अपडेट किया जाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले 1922 वगैरह में उस समय कंप्लीट सर्वे हुआ था। इसके बाद से बीच में कभी भी पूर्ण रूप से सर्वे नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि कई चीज़ें आती है, कई शब्द आते हैं। भू स्वामित्व हुआ, खाता हुआ, सर्वे हुआ, खेवट हुआ, दाखिल खारिज हुआ। ये दाखिल खारिज तो बड़ा ही अभी ये हॉट मुद्दा बना हुआ है। कितने ऑफिसर की नौकरी चली गई, कितने लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो ये दाखिल खारिज वास्तव में कुछ इसका टाइटल से कोई मतलब नहीं है। जहाँ दाखिल और खारिज मतलब एक आदमी का नाम वहाँ दाखिल हो गया और दूसरे का नाम खारिज हो गया। पुराने जिनके पास था वो खारिज हो गए और नया जिनके पास आ गया वो दाखिल हो गए। इसी को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन इसे एक बायोलॉजी का शब्द है, इसका मतलब होता है उत्परिवर्तन। तो जीन में कहीं भी चेंज आ गया तो वहाँ वो म्यूटेशन हो गया। ठीक वही चीजें हैं, यहाँ भी कुछ न कुछ चेंज आ रहा है तो ये दाखिल खारिज हुआ। अब देखिए कई बातें आती है। पहली बात है कि भू स्वामित्व तो है क्या चीज। तो वास्तव में हमारे एंशिएंट पीरियड से ही भारत में जो भू स्वामित्व जो शब्द है उसमें वो तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है स्वत्व है, दूसरा भोग है और तीसरा आगम है। स्वत्व वह चीज है जिसके चलते कि हम सरकार को रेंट देते हैं। स्वत्व क्योंकि सारी भूमि गोपाल की, सारी भूमि राष्ट्रपति जी की है, सारी भूमि राजा की होती है, कहा भी गया है। तो स्वत्व का मतलब होता है कि स्वत्व जिसके चलते कि सरकार को रेंट हम देते हैं। भोग का मतलब होता है कि जो आदमी जोतता है, बोता है, जिसके कब्जे में जगह है, वो भोग हुआ। और आगम का मतलब होता है पेपर। तो ये पेपर, उस पर काम करना और रेंट देना, ये तीनों शब्द को मिला के होता है भू स्वामित्व। अब इसमें अलग अलग बातें हैं कि कई बार होता है कि राजकीय स्वामित्व हो गया जो कि गवर्नमेंट का लैंड हो गया, सामूहिक स्वामित्व भी होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो वो सब एक अलग अवधारणा है। अब इसमें होता है कि एक तो होता है शब्द क्योंकि खाता और सर्वे, इससे तो लगभग सारे लोग परिचित हैं कि खाता क्या हुआ कि एक आदमी खाता नंबर, इस आदमी के पास, इस आदमी का खाता नंबर ये है, मतलब इसके पास जो खाता नंबर है व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ होता है। जब तक कि नई कोई सर्वे नहीं आ जाए तो उस खाते नंबर में कौन कौन से सर्वे नंबर हैं और उस जमीन के चारों ओर चौहद्दी क्या है, ये चीजें होती है। सिर्फ चौहद्दी में भी कई बार होता है कि लोग जमीन सेल करते हैं और सेल करने में सर्वे नंबर ही गलत हो जाता है लेकिन चौहद्दी ठीक रहता है। तो हाई कोर्ट भी कहती है कि नहीं, अगर चौहद्दी ठीक है तो मान लिया जाएगा, सही है। एक शब्द है खेवट। ये खेवट क्या है? तो खेवट जो शब्द है वास्तव में, तो खेवट का मतलब होता है कि जो भी जमींदार होते थे उस समय, क्योंकि पूरे इंडिया में 3 तरह का सिस्टम था। मद्रास में और बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, पंजाब में जो थी वो मालवाड़ी व्यवस्था थी, और बिहार में कार्नावालिस के टाइम में ही, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि 1786 से लेकर 93 वो जो टाइम है कार्नावालिस का, तो उस समय तक सरकार, उसके पहले तक सरकार ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन कार्नावालिस के टाइम में आकर के वहीं परमानेंट सेटलमेंट हो गया, चिरस्थायी प्रबंध हो गया। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, चूंकि खासकर जमींदार के पास जो भूमि होती थी तो उसमें एक बकाफ्त लैंड को लेकर के और आपस में जो उन लोगों का जमीन का डिवीजन होता था, तो जमींदारों के बीच, चूंकि खेवट में नाम केवल जमींदार का ही होता है, तो जमींदारों के बीच का हिस्सा कैसे होगा ये खेवट में होता है। और खेवट जो शब्द है, तो देखिएगा खेवट में किसी एक आदमी के ऊपर नाम दिया हुआ है और बीच में उसे कई लोगों के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे कि खेवट हमेशा अन्ना में होता है, आना में होता है और अन्ना पैसा में होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये में हमारे पहले की 16 आने होते हैं। अब तो बच्चे नहीं समझ रहे होंगे कि आना वगैरह क्या होता है, लेकिन रुपये में 16 आना है। वैसे ही मान लीजिए कि रुपये में इतने पैसे हैं, तो अगर मान लीजिए कि रुपये में आना 16 आना है
तो 16 आना में कोई किसी बड़े जमींदार के तहत और कई लोगों के नाम होगा, तो किसी का हिस्सा होगा 1 आना होगा, किसी का 2 आना होगा, किसी का 2.5 आना होगा। तो इस ढंग से खेवट के भीतर जो हिस्सेदारी होती है वो जमींदारों के बीच होती है, और वह जमींदारों के आपसी लैंड की बात होती है, और उसमें उन लोगों का जो हिस्सा होता है वो अन्ना में पैसा में होता है। तो खेवट एक चीज हुआ, खाता एक अलग हुआ, भूस्वामित्व अलग हुए, दाखिल खारिज जो ये चर्चित चीज है ये दाखिल खारिज हुआ। और अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, खास करके सरकार को मुख्य रूप से तब ये करना चाहिए क्योंकि 100 साल का समय बहुत होता है, और 100 साल के समय में जमीन एक ऐसा चीज है कि यह 2 से 3 पीढ़ी में ही कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। 2 से 3 पीढ़ी बहुत बड़ी बात हो गई। 2 से 3 पीढ़ी ऐसा हम देखते हैं कि कई बार 10-5 साल में ही, साल 2 साल में ही परिवर्तन आ जाता है। और एक मैंने देखा हुआ चीज है, इतिहास में टेस्टेड है कि जो मौर्यन एम्पायर, जो इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और वो टाइम था 322 BC में, और मात्र 90 साल में ही जब अशोका का डेथ हुआ 232 BC में, तब मात्र 90 साल में ही साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। तो जमीन किसी के पास बहुत दिन नहीं रहता है। हाँ, सरकार की गलती है कि सर्वे बहुत दिन के बाद हुआ, इसमें किसी ने इसको छुआ नहीं है, जितना जल्दी हो जाए। लेकिन करने के पहले तो एक बात अवश्य है कि करने के पहले सरकार को चाहिए कि उसके पास जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कहने का मतलब कि जो भी हर सर्वे नंबर का जो भी खतियान हो गया, हर चीज का जो भी सेल डीड हो गया, वो चीज कम से कम, जो भी रसीद कटे हैं, कहीं भी रसीद कटे हैं, जो रसीद कटता है लैंड रेंट के लिए, तो हाफ वार्ड सरकार रख लेती है, कर्मचारी रख लेते हैं। तो इस सबको कम से कम डिजिटल पहले कर देना चाहिए, खेवट को डिजिटल कर देना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के लेवल पर, ताकि एक क्लिक में कोई भी आदमी किसी गांव में, अगर मान लीजिए कि अगर 5000 सर्वे नंबर है, तो जो आदमी जब चाहे उसको देख ले किस नंबर का हस्तांतरण कहाँ से कहाँ हुआ, सेल डीड के तहत कहाँ से कहाँ पहुँचा। कि जब तक आम आदमी को इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तब तक ये चीज बिहार के ऑफिस में, हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए सरकार को पहले सारा चीज डिजिटल कर लेना चाहिए, इसके बाद से प्रॉपर सर्वे का काम होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।